हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एएसपी को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक्टिवेटेड स्लज को एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं, स्लज क्या होता है, बायोमास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सब बेसिक चीजों को हमने समझा था और आगे की चीज आज समझते हैं। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं। अगर इस डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पर जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, यहाँ पर ये पीएसटी से आएगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आएगा, पीएसटी से वाटर हमारा आ रहा है। तो जो इन्फ्लुएंट है, जिसको हमने क्यू आई एक्स आई वाई आई दिखा थी, यहाँ पर कुछ टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है एटी लिखा है, इसे एरेशन टैंक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन है इसको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मैकेनिकल रोटेटर के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें हम किस तरीके से प्रोसेस होता है हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, या फिर हम डिफ्यूजर के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आगे डिस्चार्ज जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियली डिस्चार्ज आ रहा है और ये जो रोटेशन के थ्रू हमारा जो रीसर्कुलेशन से जो डिस्चार्ज है, ये दोनों ऐड होकर हमारे जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है वहां पर एसएसटी में जाके पहुंचेंगे। वहां पर जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ जो स्लज है वो नीचे सेटल होता जा रहा है, क्योंकि उसको एक हमारा कैसा एनवायरनमेंट चाहिए था, उसको बिल्कुल एक क्विसेंट स्टैग्नेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए होता है कि वो आराम से सेटल होकर बैठ सके। फिर वो आराम से सेटल होकर बैठता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ इफ्लुएंट हमारा बाहर चला जाता है, जो कि हम थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। कुछ इफ्लुएंट हमारा रीसर्कुलेट हो जाता है, कुछ हमारा रीसर्कुलेट हो जाता है जिसको हम क्यू यू से दिखा रहे हैं, कुछ हमारा वेस्ट हो जाता है, बाहर चला जाएगा। तो कुछ टर्म्स को हम समझते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो क्यू आई हमें किसको शो कर रहा है, ये फ्लो रेट वो है जो इन्फ्लुएंट है, जो हमने भेजा है। फिर वहीं पे अगर हम क्यू यू की बात करें, अगर क्यू यू की बात करें तो ये अंडर फ्लो रेट है, मतलब ये पूरे जो प्रोसेस के अंदर चल रहा है अंडर फ्लो रेट है। ये सारे वर्ड्स आपको क्यों याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको क्यू यू क्यू आर क्यू ऐसे नहीं लिखा होगा, वहां पर आपको वो टर्म्स लिखे होंगे, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू गिवन है। हम एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्स है वो बेसिकली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिनोट कर रहा है, जो हमारा बेसिकली जो अटैक करेगा ऑर्गेनिक मैटर पर। तो अगर हम बात करें जो बैक्टीरियल इनपुट है, जो बैक्टीरिया है बेसिकली, उसको हमारा एक्स डिनोट कर रहा है। और वाई की बात करें तो वो फूड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, बीओडी बोल सकते हो उसे, तो हम यहाँ पे बीओडी या फिर हम ऑर्गेनिक मैटर या फूड के हिसाब से उसको बोलेंगे। तो ये जो वाई है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, फूड या बीओडी। और एक्स की बात करें तो एक्स क्या है, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बैक्टीरिया है जो अटैक करेंगे फूड के ऊपर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुछ रीसर्कुलेट हो गया, कुछ वेस्ट में चला गया, कुछ यहाँ पर से इफ्लुएंट हो गया। तो वहां से इफ्लुएंट हो गया तो क्यू ई से शो किया है, जिसको इफ्लुएंट फ्लो रेट बोल रहा है। एक्स यू जो है यहाँ पर एक्स ई होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये एक्स ई होना चाहिए था हमारा, जिसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स ही नहीं लिखा, तो एफ्लुएंट बायोमास हो जाता, और कुछ पार्ट हमारा एक्स यू है। पर यहाँ पर हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। एएसपी के कुछ टर्म समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ एजम्पशन समझने पड़ेंगे। 3 एजम्पशन है, तीनों एजम्पशन हमें समझने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। अगर हम इनकी बात करें तो पहला एजम्पशन ये बोलता है कि जो एफ्लुएंट है, जैसे आप इसकी बात करो, जो यहाँ पर हमारा एफ्लुएंट में जो हमारा ये है एक्स आई, जो बैक्टीरियल एफ्लुएंट हम दे रहे हैं, मान लो बैक्टीरियल एफ्लुएंट हमने दे दिया 20। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अंडर प्रोसेस में होता है, या जो हमारे इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमने प्रेजेंट करे हैं, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास देखने को मिलेगी। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, जो वॉल्यूम के अंदर जो हमारे एरेशन टैंक के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू आपको 1500 की देखने को पड़ेगी। उसके हिसाब से जो हमने इनपुट बैक्टीरिया कराया है उसकी वैल्यू आपको 20 देखने को मिली। मान लो ये एक एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि हमने इसको नेग्लिजिबल काउंट कर लिया। जो मेरा इन्फ्लुएंट पर जो मेरा बैक्टीरिया होगा या जो एफ्लुएंट पे मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने उसके काउंट को 0 या नेग्लिजिबल कर लिया। इससे एक तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई कि भाई जो बैक्टीरिया 20 है, जो 20 तो कुछ फूड को कंज्यूम करेंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन हमने उसे 0 मान लिया, तो हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ ही गई। हमने उसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया, हम इनके भरोसे हैं। तो यहाँ पर ही पहला एजम्पशन ये बोलता है कि जो एफ्लुएंट में हमारे बैक्टीरिया को हमने इन्फ्लुएंट कराया है, जो इन्फ्लुएंट पे हमने इस एक्सआई को जो हमने इनपुट कराया, हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे इन दोनों के कंपेयर में, क्योंकि इनकी वैल्यू उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा अजम्पशन ये कहता है, दूसरे अजम्पशन की अगर हम बात करें तो दूसरा अजम्पशन कहता है कि जब आप यहाँ से जो है हमारा ये जो हमारा वाई आई है, जो हमने फूड इनपुट कराया है, वो जैसे इनपुट होगा, जैसे ही वो मिलेगा, वो कंप्लीट हमारा पूरा मिक्स हो जाएगा, कंप्लीट मिक्स रेजीम शो करेगा कि हर जगह हमें होमोजीनियस देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फूड डालोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पे ज्यादा अटैक करेंगे, कहीं पे कम होगा, तो हर जगह डिफरेंट कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी एरेशन टैंक में। लेकिन अगर हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन इंक्लूड की, डिफरेंट कंसंट्रेशन को
एज्यूम किया, ये माना जो रियल कंडीशन है, तो अगर हम उसको मानेंगे तो हमें कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। तो दूसरा एजम्पशन ये कहता है कि जैसे ही हमने फूड को इंक्लूड कराया, फूड को हमने इनपुट दिया, उसी तरीके से हमको उतनी देर में हमको एक होमोजीनियस पूरा हमें इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा एरेशन टैंक के अंदर। वहीं पे थर्ड ये बोलता है, थर्ड एजम्पशन ये कहता है, थर्ड एजम्पशन कहता है कि जो हमारा बायोमास है, जो बेसिकली हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, उन दोनों की जो रिएक्शन है, वो जो फूड है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एरेशन टैंक में ही उसको ईट करेगा। तो वो बोल रहे कि जो ये बेसिकली जो रिएक्शन हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर की, ये हमारे बस एरेशन टैंक में ही आपको देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। ना आपको उन पाइप्स में देखने को मिलेगी, ना एसएसटी में देखने को मिलेगी, ना उससे पहले हो रही थी कहीं भी, और बीच में आपको रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। पर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि जो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसएसटी में मिलेगा वो कहेगा और भाई चल तेरे को वहीं पे खाना था एरेशन टैंक में, यहाँ तो हम दोनों भाई हैं, भाईचारा ऑन द टॉप चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एरेशन टैंक में नहीं हर जगह चलेगा। लेकिन अब हमने सिर्फ एरेशन टैंक को माना तो हमारी एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी ना। जैसे आपने सोचा है कि 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 8 घंटे के बाद जितना भी मैंने पढ़ा उसको मैं अपनी एफिशिएंसी में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो आपकी 8 घंटे की आप एफिशिएंसी ले रहे हो लेकिन आपकी पढ़ाई तो ज़्यादा हो रही है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है बेसिकली अगर एरेशन टैंक की बात करें तो वहाँ बोला जा रहा है कि रिएक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड की, वो सिर्फ हम एरेशन टैंक में इंक्लूड करेंगे, उसी को कंसिडर करेंगे, ना पाइप में, ना उससे पहले, ना एसएसटी में, ना किसी भी और पर्टिकुलर जगह पे हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो 3 एजम्पशन हमने देखे। पहला एजम्पशन कहता है कि एक्स आई की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल कर देंगे और दूसरों के कंपेयर में, मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया इनपुट कराया उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। दूसरा कहता है फूड डालते ही वो जो पूरा मेरा टैंक है वहाँ पर हमें होमोजीनियस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तीसरा बोलता है कि सिर्फ एरेशन टैंक के अंदर ही फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन देखने को मिलेगी और कहीं पे भी ये रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ईएसपी के लिए रिलेटेड है, जिनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहला टर्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं F/M रेशियो। मतलब क्या है, ये मेरा फूड है और M क्या है, मेरा M क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हमारा बायोमास का रेशियो। तो ये पूरा हमारा क्या है, फूड बाय F/M रेशियो। तो पहला है हमारा F/M रेशियो, जैसे फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक मैटर अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बायोमास का रेशियो कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा फूड हमने प्रोवाइड किया, फूड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज आया है उसमें हमने YI को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे फूड मिल जाएगा। तो जो डिस्चार्ज आया है उसमें मैं YI को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे फूड मिल जाएगा। और मेरा जो बायोमास है वो हमारे इस पर्टिकुलर एरेशन टैंक जो है उसके वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम में जो मेरा X प्रेजेंट है, वॉल्यूम में जो मेरा X प्रेजेंट है, यही मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास या मेरा ये जो अटैक करने वाला जो खाएगा उसका बात करते हैं। वेल वहीं पे अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, तो Y की और जो X की जो वैल्यू होती है, वो जो यूनिट है वो सेम है। अगर Y और हम X की यूनिट की बात करें तो वो सेम है, और इसकी क्या हो जाएगी हमारी मीटर क्यूब पर डे, और जो मेरा वॉल्यूम है उसका भी हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मैं इसको जब कैंसिल कर दूंगी तो मेरी पर डे जो मेरी इसकी यूनिट है वो क्या आ जाएगी, पर डे या डे इनवर्स बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो है, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो 0.2 से लेके 0.4 के बीच में, 0.2 से लेके 0.4 के बीच में मोस्टली जो डे इनवर्स में लिख देते हैं, इसमें ही वेराई करती है। तो अगर हम फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.2 से लेकर 0.4 डे इनवर्स के बीच में हमारी वेराई करती है, और इसकी जो यूनिट है वो पर डे है बेसिकली। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो ज़्यादा है, मतलब F/M की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, F/M की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये किस कंडीशन में ज़्यादा होगी, जब मेरे पास फूड ज़्यादा है। फूड ज़्यादा है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है, तो अगर खाने वाले जैसे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा और उसको खाने वाले कम, तो एफिशिएंसी अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इन्हें डिकम्पोज ही तो करना है। तो अगर फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो ज़्यादा है, फूड ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका रिवर्स कर दो तो फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो थोड़ा कम है, मतलब फूड कम लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, तो फूड कम है और खाने वाले ज़्यादा है, तो वो जल्दी जैसे ही फूड आया बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया और वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो हमारे जो एरेशन टैंक है, या जो हमारा एरेशन टैंक के अंदर जो पूरी इक्वेशन चल रही है, जो पूरी रिएक्शन चल रही है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ESP की एफिशिएंसी ही तो बढ़ानी है, तो हम फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रेशियो है उसको हम कम रखते हैं।
इंपॉर्टेंट पैरामीटर में सबसे पहले फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो देखा, तो जिसमें हमने देखा कि अगर हम फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर ये ज्यादा है तो फूड ज्यादा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, और मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फूड ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने वाले कम है और हमें डिकम्पोज ही तो कराना है, तो ये एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाहेंगे, हम हमेशा चाहेंगे कि एएसपी का फूड रेशियो जो है वो कम बना रहे, कम रहेगा तो फूड कम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, तो जैसे ही फूड आएगा हम उसको अटैक करेंगे, उस पर अटैक करके उसको जल्दी से डिकम्पोज कर देंगे और एफिशिएंसी मेरी बनी रहेगी। वहीं पे दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, दूसरा पैरामीटर है हमारा बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी। तो जो एएसपी है उसका जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की बात करें तो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी जो होती है, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी की बात करें तो किस तरीके से निकालते हैं, 55 से निकालते हैं एफिशिएंसी को। जो इनपुट है उसमें हम आउटपुट को माइनस कर देंगे और हमारा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, इनपुट। तो इनपुट हमारा जो बीओडी इनपुट है जिसको हमने वाई से शो किया था, तो वाई इनपुट माइनस जो मेरा वाई आउटपुट है, जो एफ्लुएंट है, उसको माइनस कर देंगे और मैं इनपुट से फिर डिवाइड कर दूंगी और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जिससे क्या है मेरा परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल जाएगा, परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी, तो फूड बाय जो हमारा एफ बाई एम का रेशियो है, जो फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो निकाल सकते हैं हम। अगर हम बात करें, अभी कोई बोलेगा कि बीओडी, अगर हम बात करें तो बीओडी रिमूवल का परसेंटेज भी हम आराम से निकाल सकते हैं। टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो वो है हमारा OLR रेट। OLR रेट जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है उसकी बात करी जा रही है, तो वो बोल रहा है कि टोटल जो मेरा वॉल्यूम है, अगर इसकी बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका एरेशन टैंक का टोटल वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना आपका बीओडी, जो टोटल बीओडी, जो बीओडी है वो टोटल कितना बीओडी प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं OLR रेट। बेसिकली ये हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेरा टेम्परेचर है बेसिकली अगर वो वार्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वार्म टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कश्मीर की बात करें या चेन्नई की बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा अच्छी हमको देखने को मिलेगी एफिशिएंसी, या फिर कहाँ पर ज़्यादा डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली चेन्नई में, क्योंकि जो वार्म क्लाइमेट होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे एफिशिएंटली तरीके से काम कर सकते हैं। पहले इसकी बात करें तो टोटल हमने कितना देखा था, हमने इन्फ्लुएंस जो कराया, टोटल हमारा कितना बीओडी है, इतना बीओडी। वॉल्यूम हमें पता ही है, जो एरेशन टैंक का जो वॉल्यूम होगा, इससे जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, जब इससे डिवाइड कर देंगे तो यह हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब पर डे। तो केजी पर डे पर मीटर क्यूब, तो केजी पर डे पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हमें देखने को मिलेगी। तो अभी हम फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो देख चुके हैं, जो हमारा बीओडी का रिमूवल एफिशिएंसी है वो देख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी होती है, अगर हम इसकी बात करें जनरली हमारी 85 से लेके 90% के बीच में निकल के आती है। जो जनरली इसकी बात करें तो 85 से लेके 90% के बीच में एएसपी की बीओडी रिमूवल हमको देखने को मिलता है। फिर हमने ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की बात की, जो कि टेम्परेचर अगर वार्म है तो वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारा कितना टोटल बीओडी प्रेजेंट है, इसी के रेशियो को हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हमें डिनोट करता है। तो फिर जो हमारा है, अब नेक्स्ट जो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है हमारा डिटेंशन टाइम। अगर फोर्थ पैरामीटर की बात करें तो ये है मेरा डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये क्या डिनोट करता है, डिटेंशन टाइम डिनोट करता है कि जो मेरा वेस्ट वाटर है, जो हमने वेस्ट वाटर पहुंचाया है, वो वेस्ट वाटर एरेशन टैंक में कितने टाइम के लिए रहा। तो डिटेंशन टाइम की बात करें तो ये क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है, बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो जो वेस्ट वाटर है, अगर हम इसकी बात करें तो उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने टाइम के लिए रहा, तो हमें पता है इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। और अगर हम इसकी बात कर ले मीटर क्यूब पर डे, तो ये पर डे पर टाइम पर जो भी पर आवर में हमारा पर टाइम पर चला जाएगा, तो हमारा ये डे में आ जाएगा, ये हमारा डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम और एक अभी आएगा स्लज रेसिडेंस टाइम। तो स्लज रेसिडेंस टाइम जिसको थीटा सी से शो करते हैं, या फिर हमारा जो डिटेंशन टाइम, इनमें थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। डिटेंशन टाइम क्या कहता है, फिर से समझिए कि वेस्ट वाटर एरेशन टैंक में कितने टाइम के लिए रहा। जब एरेशन टैंक में कितने टाइम के लिए रहा उसको हम बोलते हैं डिटेंशन टाइम। अब एक आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कहता है कि स्लज रेसिडेंस टाइम। जैसे कि हमने अभी देखा था, अगर हम इसकी बात करें स्लज रेसिडेंस टाइम, रेसिडेंस मतलब कितनी देर तक के लिए रुका, तो ये स्लज रेसिडेंस टाइम की जब बात करते हैं तो स्लज क्या है हमारा, स्लज वही है जो बायोमास हमारा बना था, जो हमारा स्लज है बेसिकली, जहाँ पर वो पूरा हमारा ऑर्गेनिक मैटर और जो हमारा जो बायोमास क्रिएट हुआ है उसी को हम स्लज कह रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोनिज्म की जो रिएक्शन चल रही है। तो अब आपको पता है कि इस वाले जो एएसपी में बात करते हैं वहाँ पर हम रीसर्कुलेशन भी कराते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो फिर से लौट के आ गए, कुछ तो बाहर चले गए एफ्लुएंट के थ्रू, कुछ वेस्ट वाटर में चले गए, कुछ हो सकता है कुछ
कुछ जो है वो फिर से लौट के आएगा। तो पहले भी एरेशन टैंक में थे, दूसरे रिसर्कुलेशन में भी एरेशन टैंक में, तो उन बैक्टीरिया, तो उन वैसी तरीके से बात की जा रही है कि हो सकता है कि वो 2 बार एरेशन टैंक में आ गए। तो स्लज रेसिडेंस टाइम क्या है कि वो कितनी बार हमारे एरेशन टैंक में आके रहे हैं, कितनी देर तक एरेशन टैंक में आके रहे। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करते हो जाएगा एवरेज टाइम ऑफ बायोमास इन सिस्टम। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, एवरेज टाइम ऑफ बायोमास हमारा इस सिस्टम के अंदर कितनी देर तक एक पर्टिकुलर एवरेज तक रहा है। कुछ रीसर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ एफ्लुएंट के थ्रू जा रहे हैं, कुछ वेस्ट के थ्रू निकल जा रहे हैं। तो एक एवरेज टाइम ऑफ बायोमास इन द सिस्टम के अंदर कितनी देर तक रहे, ये मेरा स्लज रेसिडेंस टाइम है। वेल हम इसकी बात करते हैं, स्लज रेसिडेंस टाइम है इन द सिस्टम लिखना चाहिए था, मैंने स्लज लिख दिया। ये आएगा मेरा यहाँ पर एवरेज टाइम ऑफ बायोमास इन द सिस्टम में जो कितनी देर के लिए स्लज हमारा रहा है, कितनी देर तक बायोमास रहा है, ये मेरा स्लज रेसिडेंस टाइम है। डिटेंशन टाइम क्या है कि जो एरेशन टैंक के अंदर वो वेस्ट वाटर कितनी देर तक रह सकता है, वो हमारा डिटेंशन टाइम को शो करता है। 4 से 8 घंटे का डिटेंशन टाइम हमको बेसिकली देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें 4 to 8 आवर्स हमको डिटेंशन टाइम देखने को मिलता है। स्लज रेसिडेंस टाइम की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट अपॉन वेस्ट। तो प्रेजेंट कहाँ होता है, बेसिकली हम एरेशन टैंक में बात करें तो कितने हमारा बायोमास प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम इनटू हम इसको कर लेंगे, और हमारा जो वेस्ट में निकल रहा है, एक आपने याद किया हो तो हमारा एफ्लुएंट से निकल रहा था और एक हमारा वेस्ट से निकल रहा था। तो एफ्लुएंट से निकल रहा था QE और XE, और वेस्ट से कितना निकलेगा QW और XW। वेल ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। ये अगर हम इसकी बात करें तो स्लज रेसिडेंस टाइम की ये इक्वेशन है। कभी कभी क्वेश्चन में हम बोल देता है कि XE जो है, XE को हम नेग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं, तो आप इस टर्म को 0 करोगे, वरना आप इसी को याद करो, क्योंकि गेट जो है वो यहाँ एजम्पशंस पे खेल लेता है, वही उनकी ट्रिक है। तो हमें डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला होना चाहिए, डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करेंगे जब XE को हमने नेग्लिजिबल कर लिया, और VX अपॉन QW XW ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है। पहले हम ये याद करेंगे प्रेजेंट कितना हमारा बायोमास है अपॉन कितना वेस्ट हमने कर दिया, इसके रेशियो को। तो VX जो है हमारा प्रेजेंट बायोमास है, और ये जो हमारा QE इंटू XE और QW इंटू XW यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर का सम है। यहाँ पे अगर इसको नेग्लिजिबल कर दिया तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसी फॉर्मूले पे आगे बढ़े। नेक्स्ट टर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बतेरे एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अगर हम इसकी बात करें SVI से शो किया जाता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड इन ml बाय 1 ग्राम ऑफ MLSS। बेसिकली क्या करना है, 1 लीटर आपको क्या लेना है, 1 लीटर लेना है आपको सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर लेना है, उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। फिर आप क्या देखोगे उसके अंदर स्लज प्रेजेंट है जो कि आके नीचे सेटल हो गया है। तो जो 1 ग्राम ऑफ MLSS है, जो 1 ग्राम ऑफ स्लज का था पार्टिकल्स, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसी को हम SVI से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, बेसिकली क्या है, स्पेस occupied in ml by 1 gram of MLSS। तो बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाइड in ml by 1 ग्राम ऑफ MLSS। कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उन्होंने ml में बताना है। बेसिकली अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया मतलब क्या है कि वो फूड को जल्दी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अब वो डेड हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए सही कंडीशन नहीं है। तो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमें देखना है कि क्या रीज़न है, क्या वो फूड अच्छे से इनटेक नहीं कर रहे, या क्या इनकी अब एफिशिएंसी खत्म हो गई, हमें इन्हें रिमूव करना है, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो ये SVI हमारा बेसिकली, हम इसकी बात करें तो मिलीलीटर पर ग्राम में हमको बताने में हेल्प करता है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करें तो ये हमारा मिलीलीटर पर ग्राम में रहता है। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें, SVI की फॉर्मूले की बात करते हुए होता है 10 की पावर 6 अपॉन XU। 10 की पावर 6 अपॉन ये SU में हम SVI को शो करते हैं। तो अगर 30 मिनट्स के लिए कोई वेस्ट वाटर हमने छोड़ दिया है, तो जो नीचे बैठ गया है वो जो है 1 ग्राम MLSS जो है हमारा, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यही SVI वैल्यू हमारी शो करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पैरामीटर थे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की जो थ्योरी है बेसिकली वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो गेट के PYQ हैं, जो ESC में PYQ पूछे गए हैं, उनकी हेल्प से हम इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड कर देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे एग्जाम के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। किस और टॉपिक पे हम इस तरीके की वीडियो बना सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।